हेलो एवरीवन, एमपीटेट वर्ग 3 की परीक्षा के लिए आप में से बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो पहली बार एग्जाम देते हैं उनको नहीं पता होता कि उनको क्या कंटेंट पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, कौन कौन से विषय आपके एग्जाम में आने हैं। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने आपका पहली बार इसमें अपियर होने वाले, उनके लिए विशेष उपयोगी सूचना हो सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार एमपीटेट वर्ग 3 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर उसमें आप बेटर मार्क्स लाना चाहते हैं तो किस तरह से आप सारे सब्जेक्ट को कवर करें और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं और उन सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा जोर आपको किन चीजों पर देना है। ओके जी, तो यहां पर आप लोगों को बता दें कि एमपीटेट वर्ग 3 की परीक्षा में आपके कुल 5 विषय आते हैं। कितने आते हैं? 5 विषय आपके टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें हर विषय आपका 30 नंबर का होता है। एक विषय कितने नंबर का है? 30 नंबर का है, जिसमें आपके 30 ही आपको प्रश्न मिलते हैं, यानी 30 अंक। 30 क्या है आपके? 30 आपको अंक मिलेंगे और 30 ही आपके प्रश्न मिलेंगे। इस तरह से टोटल आपको 150 प्रश्न और 150 अंक इस प्रश्न पत्र के पूर्णांक हैं। पूर्णांक कितने? 150 अंक हैं और 150 आपके प्रश्न हैं और आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से विषय हैं वो हम बात कर लेते हैं और किस विषय में आपको कितना कवर करना है वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला विषय है आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको पूरा कवर करना है, यानी कुछ भी छोड़ना नहीं। और बहुत यानी आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाला कोई अगर सब्जेक्ट है वो सीडीपी है। उसका कारण है वो अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप समझिए कि यहां पर इसके 30 मार्क्स का ये आपका सब्जेक्ट है और ये इसमें आपको बहुत डेप्थ में जाकर के पढ़ना है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, पर्सनैलिटी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, पेडागोजिकल इश्यूज हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, व्हाटएवर इट इज, सारे सब्जेक्ट इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं। ओके जी, अब इसमें बात करते हैं दूसरे विषय के बारे में। तो दूसरा जो विषय है आपका जो आपको कवर करना है, दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब गणित। तो यहां पर आपको बता दें कि मैथमेटिक्स में आपको जो बेसिक कैलकुलेशन है उन पर बहुत ज्यादा जोर देना है। बेसिक से आपके बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कंटेंट आपका केवल और केवल 15 नंबर का रहेगा, यानी आपको 15 प्रश्न मिलेंगे आपके इस तरह के, जिसमें आपको गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहां पर गणित का आपको कंटेंट जो है वो केवल 15 नंबर का मिलने वाला है। और यहां पर बता दें कि बाकी जो 15 अंक आपको मिलेंगे वो गणित पेडागोजी से मिलेंगे, यानी गणित शिक्षण शास्त्र से मिलेंगे। गणित शिक्षण शास्त्र से मिलेंगे। तो अब आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि भाई हमें सीडीपी बहुत अच्छी तरीके से क्यों पढ़नी है, क्योंकि सीडीपी के जो आपके प्रिंसिपल हैं वही आपके यहां शिक्षण शास्त्र में, किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षण शास्त्र अगर आपके सिलेबस में होता है तो उसे आप केवल और केवल सीडीपी के दम पर ही सॉल्व कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस उसके। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यहां पर गणित के शिक्षण शास्त्र पेडागोजी के 15 नंबर हैं, इनमें से 7 आपके लगभग सीडीपी से ही कवर हो जाते हैं, जैसे आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, या फिर आपका सीसी आ जाता है, मूल्यांकन आ जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसके अंदर, है ना, रचनात्मक आकलन, रिमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पेडागोजिकल इश्यूज में हर सब्जेक्ट में आपको 7 से 8 नंबर सीडीपी पढ़ते ही कवर हो जाते हैं। बाकी के लिए आपको उससे संबंधित पेडागोजी का भी अध्ययन करना होता है। अब वहीं पर बात करते हैं हम इसमें अगर आपके तीसरे विषय के बारे में, तो वो क्या है आपका? वो है आपका पर्यावरण अध्ययन, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज, अगर हम एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं तो सेम कंडीशन आपकी यहां पर भी है। इसमें जो आपके पर्यावरण है उसकी आपकी 6 थीम जो आपकी आती रहती है सीटेट में, बिल्कुल वैसा ही लगभग आपका सिमिलर सिलेबस है, कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर इसमें जो कंटेंट है वो भी आपका 15 अंक का है। इसमें आपका कंटेंट यहां पर भी 15 नंबर का ही आएगा। बाकी बचे हुए 15 नंबर आपके मिलेंगे किससे? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र से। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र, यानी कुल मिलाकर के ईवीएस की पेडागोजी से। ईवीएस की पेडागोजी से आपको 15 नंबर बाकी के मिलने वाले हैं। ओके जी, सेम कंडीशन अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज में। अब देखिए, लैंग्वेज की जैसे ही बात आती है तो ज्यादातर विद्यार्थी जितने भी होते हैं पहले उन्हें इस बात में दिक्कत रहती है कि हम किस भाषा को लैंग्वेज 1 के रूप में लें
और किस भाषा को लैंग्वेज 2 के रूप में लें। तो यहां लैंग्वेज 1 के रूप में अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो आपके पास हिंदी अवेलेबल है, इंग्लिश अवेलेबल है ना, इसके अलावा संस्कृत अवेलेबल है और एक उर्दू भी अवेलेबल है। तो देखिए लैंग्वेज 1 में आप उस भाषा को लीजिए जो इनमें से आपकी सबसे सहज हो या फिर आपकी मातृभाषा रही हो। तो लैंग्वेज 1 में जैसा कि मैं जानता हूं मोस्टली हम लोग हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी लैंग्वेज 1 में हिंदी ही लें। क्लियर, आपने हिंदी ले ली। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी आपकी कमजोर है तो उस कंडीशन में लैंग्वेज 1 के रूप में आप इंग्लिश का चयन भी कर सकते हैं। ओके जी, बाकी अगर आप मान लीजिए कि संस्कृत बहुत अच्छी कमाल करते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, बाकी उर्दू भी आप ले सकते हैं, वो भी आपकी है। तो यहां पर बेसिकली मैं ये कहूंगा कि आप लोग अगर हिंदी लेंगे तो आपको बेटरमेंट रहेगा, क्योंकि ज्यादातर आपके हिंदी में सहज होते हैं। और वहीं लैंग्वेज 2 की बात आती है तो लैंग्वेज 2 में अगर हम बात करते हैं, भाषा 2 में अगर बात करते हैं, तो भाषा 2 में अगर आपने लैंग्वेज में 1 में हिंदी ले रखी है तो यहां पर आप इंग्लिश या संस्कृत में से जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो भाषा लीजिए, या उर्दू भी आप ले सकते हैं चाहे तो, है ना। लेकिन उर्दू की बेसिक आपको क्लासेस बहुत रेयर देखने को मिल पाती हैं और ज्यादातर कोचिंग्स वाले आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत यही सब लैंग्वेजेस कवर कराते हैं। अच्छा, यहां पर आपको सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या रहती है? आपको मोस्टली जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो किस पर जोर देते हैं? आपकी संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, या नाउन, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, सिंटैक्स, यानी कुल मिलाकर के ग्रामर पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं, या फिर लिटरेचर से संबंधित रचनाएं वगैरह पढ़ने लगते हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर ये जो लैंग्वेज है, चाहे वो आपकी लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर पर आधारित अलग से कोई भी सिंगल नंबर का प्रश्न नहीं आता है। यहां पर बता दें कि 15 नंबर का आपका आता है पैराग्राफ, दोनों ही लैंग्वेजेस में, दोनों ही लैंग्वेज, यानी आपको पैराग्राफ की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और पैराग्राफ के अंदर ही कभी कभी 1 या 2 प्रश्न आपका ग्रामर से पूछा जा सकता है, लेकिन नॉट मोर देन दैट। यानी व्याकरण पर बहुत ज्यादा फोकस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है और यहां पर पैराग्राफ की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो आपको 15 नंबर मिलेंगे, चाहे लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, उसमें बाकी के 15 नंबर आपको कहां से मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको उस भाषा के शिक्षा शास्त्र से। भाषा शिक्षा शास्त्र, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश की पेडागोजी, है ना, अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी की पेडागोजी, संस्कृत है तो संस्कृत की पेडागोजी, कुल मिलाकर के इस तरह से स्टडी आपको कवर अप करनी होगी। ओके जी, तो यहां पर इसमें अंक लाना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन सटीक तरीके से तैयारी की जाए तब। अगर हम पूरी तरह से ग्रामर पे फोकस करते रहेंगे, पेडागोजी को अगर आपने जो स्पेशली मैंने सीडीपी क्यों कहा, देखो जितने भी पेडागोजिकल इश्यूज आते हैं उनका आधार आपका सीडीपी होती है। अगर आपकी सीडीपी स्ट्रांग है तो यहां पर देखिए पेडागोजिकल 30 नंबर की पेडागोजी आपकी लैंग्वेज की है ना, 15 नंबर की पेडागोजी ईवीएस की है, 15 की आपकी मैथमेटिक्स की है। तो इसमें आपको आंशिक रूप से सीडीपी हेल्प करती ही करती है। तो इसीलिए यहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस सीडीपी पे करना है। बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेडागोजी पर आपको बहुत ज्यादा जोर देना है। अगर आपने ये भी कवर कर लिया तो भी आपका टोटल 90 मार्क्स का कवरेज हो जाता है और 90 मार्क्स में पता है आपको एग्जाम क्लियर हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट का कंटेंट भी हमें पढ़ना है, लेकिन सी में जितना हमारे सिलेबस में है केवल उतना। ओके जी, इधर उधर बिल्कुल भी भटकना नहीं है। और बाकी एग्जाम से पहले आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस की, जितना एमसीक्यूज का अभ्यास कर पाए, जितने ज्यादा पिछले वर्ष के प्रश्नों का अभ्यास कर पाए, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो यही कुछ आपको बताना था। मेरे हिसाब से ये समस्या थी आपकी, ये समय कवर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अनावश्यक चीजों को पढ़ने से बचें और जो रिलेवेंट चीजें हैं, जो रिलेवेंट डेटा है, उसे पढ़ने पर पूरा का पूरा जोर दें। धन्यवाद।